दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव। दिल्ली सहारा के यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के बीच में जो छिड़ी जंग है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ये जंग कोई ऐसी जंग नहीं है जो किसी व्यक्तिगत फायदे के लिए हो। लोकसभा चुनाव के बाद जो भारतीय जनता पार्टी को एक झटका लगा, उस झटके की पूर्ति यद्यपि महाराष्ट्र के चुनाव और हरियाणा के चुनाव से काफी हद तक हो चुकी है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि हरियाणा का परिणाम और महाराष्ट्र का परिणाम अगर बदलाव में किसी की देन है तो मोदी अमित शाह की देन नहीं है। वो सही मायने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस मोहन भागवत की टीम की ये देन है। जितना परिश्रम, जितनी तपस्या, जितनी मेहनत संघ ने हरियाणा में और महाराष्ट्र में की है, उसी का नतीजा है कि हारी हुई बाजी, जी हाँ, हारी हुई बाजी ये जीत करके ला करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सौंप दिया। फिर भी दिल है कि मानता नहीं। सुनेंगे सबके, करेंगे अपनी मन। ये जो प्राथमिकता है शीर्ष नेतृत्व की, यही आड़े आ रही है संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में रिश्तों में। आखिर लोकसभा चुनाव के बाद 4 राज्यों के चुनाव भी है। लगा कि मोदी की वापसी हो चुकी है, लेकिन असलियत क्या है कि 4 राज्यों के चुनाव में 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और 2 राज्यों में परास्त हुई है। यानी कि आप हरियाणा और महाराष्ट्र जीत गए, लेकिन झारखंड और जम्मू कश्मीर हार गए। मैच 2-2 की बराबरी से हुआ। लेकिन सवाल इस बात का है कि ऐसा क्या है और संघ क्या चाहता है जो शीर्ष नेतृत्व देना नहीं चाहता। दोस्तों, इस खबर पे, इस पूरी विश्लेषण पर हम दोबारा आपके बीच में आएंगे। उसके पहले आपसे एक निवेदन जो हमेशा हम आपसे करते आ रहे हैं। दोस्तों, मुझे आपसे ये निवेदन है कि आप लोग दिल्ली सहारा की यूट्यूब चैनल को, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, एक बात और, अगर आप कोई आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो ये इस पर जो बटन है, थैंक्स बटन दबा के, जिससे कि जो आप जितनी भी राशि देना चाहें आप दे सकते हैं। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद ही है जो दिल्ली सहारा को दिन प्रतिदिन बढ़ावा दे रहा है। दोस्तों, ये रार तकरार की कहानी का रहस्य क्या है और आखिर क्या चाहता है संघ? देखिए, आज अभी महाराष्ट्र के अंदर 10 से 11 दिन हो चुके हैं सरकार को स्पष्ट बहुमत हुई। उसके बावजूद भी अभी तक मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस नहीं हुआ है। आज सुगबुगाहट है कि आरएसएस के अंतिम दांव खेलने पर देवेंद्र फडणवीस के नाम को भाजपा आलाकमान फाइनल करने जा रहा है, क्योंकि आरएसएस इस पर अड़ा हुआ था कि महाराष्ट्र में, जिस महाराष्ट्र की हार को जीत में उसने बदला है, वहां उसको अपना मुख्यमंत्री चाहिए। और मुख्यमंत्री कौन? नागपुर का। यानी नागपुर दिल्ली के ऊपर हावी है। इसमें कोई शक नहीं कि तमाम अपवादों के बावजूद आरएसएस ने पूरी मेहनत की और उसका रिजल्ट ला के दिया। मराठवाड़ा, विदर्भ जैसी जगह जहां कांग्रेस का एकदम मजबूत पार्ट था, उससे भी कांग्रेस को पीछे ढकेल दिया और भाजपा के खाते में ला के रख दिया। इसमें कोई शक नहीं दोस्तों कि संघ ने जो काम किया है वो अप्रत्याशित है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। फिर सवाल इस बात का है कि आखिर मामला क्या है। देखिए, संघ 2 चीज चाहता है। एक तो महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस वहां के मुख्यमंत्री हों। वो नहीं चाहता कि सिंधु को बनाया जाए, क्योंकि उसका कहना है कि हमारी मेहनत का परिणाम दिया जाए। अब देवेंद्र फडणवीस नागपुर से हैं, उनके आरएसएस से अच्छे संबंध है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब देवेंद्र फडणवीस पहले मुख्यमंत्री थे, उस टाइम बहुत सारे प्रोजेक्ट आरएसएस के चाहने पर पूरे हुए थे।
उसमें कैंसर हॉस्पिटल का ही मामला है और बहुत सी चीजें हैं। यानी कि जो कुछ संघ ने चाहा वो देवेंद्र फडणवीस ने दे दिया। सीधी सी बात ये है। आगे भी उनका जो प्रोजेक्ट होगा निश्चित रूप से देवेंद्र फडणवीस के रहते ही पॉसिबल है। सिंधे के रहते शायद ये पॉसिबल नहीं था। अब इसमें है क्या, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व पूरी कोशिश कर रहा था कि देवेंद्र फडणवीस को किसी के ऊपर मुख्यमंत्री ना बनाया जाए। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि महाराष्ट्र के अंदर दूसरा आदित्य योगीनाथ पैदा किया जाए। अब इसमें मोदी का नुकसान नहीं है, नुकसान नंबर 2 का है। जी हाँ, यानी चाणक्य का। चाणक्य 2029 देख रहे हैं। उनको लगता है कि 2029 में अगर योगी और देवेंद्र फडणवीस मिल गए तो ये जो 120-25 सीटों वाली सांसद की स्टेट है, ये कहीं भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन उनके इस दस्तूर के पीछे संघ का भी बहुत बड़ा हाथ है। संघ भी जानता है कि अमित शाह क्या सोचते हैं, इसलिए संघ भी उनके हर फैसले को सफल नहीं होने देना चाहता। और यही कारण है कि संघ ये जानता है, इसीलिए योगी आदित्यनाथ को हटाने के सारे ब्रह्मास्त्र भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने खेल लिए, लेकिन संघ ने योगी आदित्यनाथ को हटने नहीं दिया। और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस के साथ भी संघ खड़ा हुआ है कि मुख्यमंत्री बनेगा तो देवेंद्र फडणवीस बनेगा। अब ये जो आलम है, ऐसे में अंतोगत्वा चूंकि दिन प्रतिदिन काफी वक्त निकल रहा है, अब ये कहा जाने लगा कि स्पष्ट बहुमत के साथ भी भाजपा क्यों सरकार नहीं बना पा रही है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में दोस्तों, उम्मीद ये है कि कल महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपना कोई भी शीर्ष नेता को भेज करके देवेंद्र फडणवीस के नाम की मोहर लगा देगी, ना चाहते हुए भी। अब सवाल इस बात का है कि ये जो पहली जीत हो रही है आरएसएस की, यही भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। क्यों? क्योंकि यहां पे अब अगला दांव उसका है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जो काफी लंबे समय से अटका पड़ा हुआ है। आरएसएस बिल्कुल इस पर तैयार है कि किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की यस मैन। जी हाँ दोस्तों, यानी कि पहले भी ये बात हुई थी जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहता था कि मोदी जी के जो चाहने वाले हैं, यानी जैसे कि शिवराज सिंह चौहान, उसमें देवेंद्र फडणवीस का नाम भी आया था। लेकिन चूंकि पार्टी प्रेसिडेंट की बात थी तो आरएसएस कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता। आरएसएस चाहता है कि संघ का ऐसा व्यक्ति बने, संघ से निकला हुआ एक ऐसा व्यक्ति बने जो वहां पे संघ को जिंदा रख सके। क्योंकि जितने लोग यहां से जाते हैं वो 5 स्टार होटल की आबो हवा में खो जाते हैं। फिर संघ की प्राथमिकता खत्म हो जाती है, फिर वो 5 स्टार होटल 7 स्टार होटल की प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी के अकॉर्डिंग रहती है, यानी कि जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व चाहता है उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। तो संघ उस पर खत्म हो जाता है, संघ का अस्तित्व खत्म हो जाता है, संघ की बातें किनारे हो जाती हैं, फिर वो उसकी आबोहवा में बहता है और उसका फायदा उठाता है। फिर संघ उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाता। ये जो चीज है, इससे संघ बचना चाहता था, इसीलिए उसने बहुत से नामों को दरकिनार कर दिया। वो चाहता था आप गडकरी को बना दीजिए, संजय जोशी को बना दीजिए, प्रवीण तोगड़िया को बना दीजिए। ये ऐसे नाम हैं जो संघ नहीं बल्कि कट्टर हिंदूवाद है और ओजस्वी भाषण देने वाले हैं। इनका व्यक्तित्व ही अपने आप में बहुत बड़ा है। वो चाहता था कि जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पद है, उस पद से बड़ा एक उसका व्यक्तित्व हो, यानी कि वो व्यक्ति अध्यक्ष पद से ना जाना जाए, बल्कि वो व्यक्ति पहले से उसका नाम ऐसा हो कि भारतीय जनता पार्टी संघ से जुड़ा हुआ, जिसको लोग जानते हो। उसका फायदा कार्यकर्ताओं को मिलता है, उसका फायदा पार्टी को मिलता है, उसका फायदा संघ को मिलता है। और ये लड़ाई तब से चली आ रही है और अभी तक, जबकि अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो प्रोसेस है वो लगभग आगे बढ़ने वाला है, फाइनल होने वाला है। ऐसे में संघ इस पर अडिग है कि अब संजय जोशी, प्रवीण तोगड़िया या गडकरी, इसमें जो फाइनल करना है कर लो। बीच में वसुंधरा राजे का नाम आया था, लेकिन वो मामला टल गया। अब दोस्तों, ऐसे हालात में आखिर क्या हो सकता है? जबकि संघ कोई व्यक्तिगत तौर पर किसी से कोई लड़ाई या दुश्मनी उसकी नहीं है, ना ही मोदी जी की है, लेकिन यहाँ पे बात है भविष्य की राजनीति की। और भविष्य की राजनीति को लेकर के संघ भी चिंतित है और वहीं पर
तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए लोग भी चिंतित थे, क्योंकि भविष्य का मतलब पार्टी का भविष्य नहीं है, उनका खुद का भी भविष्य है। अगर भविष्य की बात करनी है तो वो अपना भविष्य पहले देखेंगे, पार्टी का भविष्य बाद में देखेंगे। हमें कब प्रधानमंत्री बनना है, कब सत्ता में आना है, कब किस सत्ता को बैठाना है, कब किसको सत्ता से हटाना है, कब किसको मुख्यमंत्री, कमजोर मुख्यमंत्री बनाना है जिससे वो हमारी बातों को मान सके। लेकिन शायद ऐसा होने नहीं जा रहा है। योगी सुनते नहीं, और अब देवेंद्र फडणवीस भी शायद सुनने लायक नहीं रहे, क्योंकि उन्हें जब आरएसएस का वर्चस्व होगा तो फिर उनको जरूरत नहीं है कि दिल्ली में बैठे हुए लोग उनको इंस्ट्रक्शन दें कि महाराष्ट्र में हमें क्या करना है। झारखंड की हार और जम्मू कश्मीर की हार को गोदी मीडिया ने ऐसा दबा दिया कि लगा ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई हार हुई है। अब सवाल दोस्तों इस बात का है कि इन सब के साथ साथ अब रास्ता क्या है। देखिए, इसकी थोड़ा अतीत में जाना बहुत जरूरी है। क्या रीजन है, क्यों भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नहीं चाहता कि ये नेता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। देखिए, थोड़ा अतीत में जाइए। 1995 में आप देखिए, जब एक वक्त था जब संजय विनायक जोशी इनका पूरा नाम है, ये और मोदी जी एक साथ काम करते थे। जब गुजरात में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसमें भी इन दोनों के कठिन परिश्रम का परिणाम था कि वहां पर सुरेश मेहता मुख्यमंत्री हुए। जब मोदी जी वहां पर मुख्यमंत्री हुए तो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, इसीलिए तब से वहां से संबंधों में खटास आई। और खटास ऐसी आई कि जब मोदी जी वहां मुख्यमंत्री हुए तो इनको राष्ट्रीय महासचिव बना के संगठन का दिल्ली भेज दिया गया। मोदी जानते थे ये व्यक्ति दिल्ली में बैठा है, और अगर ये दिल्ली में बैठा तो वहां भी कुछ नुकसान कर सकता है। उसके बाद बहुत सारे कांड हुए। एक सीडी कांड हुआ, और सीडी कांड में सुनील जोशी उसकी गिरफ्त में आके उनका कैरियर दांव पे लग गया। उसके बाद कुछ दिनों बाद सीडी कांड से उनको मुक्त कर दिया गया और कहा गया सीडी फर्जी थी, एक साजिश थी। अब साजिश किसने की ये सब जानते हैं, लेकिन नाम कोई नहीं बोलना चाहता। फिर जब गडकरी जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुए, उनकी वापसी हुई, लेकिन फिर राष्ट्रीय अधिवेशन में ये बात तय थी कि या तो मोदी जी जाएंगे और या संजय जोशी। अंतोगत्वा एक बार फिर अंधकार के गर्भ में सुनील जोशी को जाना पड़ा, और फिर मोदी जी की जय जयकारा चलती रही। वही हाल प्रवीण तोगड़िया का है। प्रवीण तोगड़िया जब अशोक सिंघल की डेथ हुई, उसके बाद उनको कार्यवाहक अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन कुछ समय के बाद ही तमाम वादों अपवादों के बाद केंद्रीय नेतृत्व की हस्तक्षेप के बाद एक नया पार्टीशन हुआ, नए लोग पैदा किए गए, नए लोगों को अध्यक्ष बनाया गया, और उसके बाद प्रवीण तोगड़िया को भी हाशिए पे लाने की पूरी योजना सफल हो गई। तो सवाल, ये दो वो लोग हैं जिन्होंने संघ या हिंदुत्व पर अपनी जिंदगी को न्यौछावर कर दिया। संघ ये चाहता है कि अगर ऐसे लोग होंगे तो ये सिर्फ हिंदुत्व की बात करेंगे, संघ की बात करेंगे, वो कभी भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे आगे ले जाया जा सकता है। लेकिन भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ऐसे लोगों को क्यों आने दें? उनको लगता है कि अतीत के पन्ने खुले तो कहीं आगे हमारे लिए कोई बड़ी मुसीबत ना खड़ी हो जाए। ऐसे में वहां पर फुल स्टॉप लगाना चाहता है शीर्ष नेतृत्व, चाहता है किसी एक जनरल आदमी को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाए, जो जिसको कहा जाए वो कर दिया जाए। लेकिन अब वक्त दोस्तों खत्म हो रहा है। अब एक फैसले की घड़ी आ रही है, और फैसला संघ को इग्नोर करके भारतीय जनता पार्टी लेगी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता है। संघ अब मजबूत स्थिति में, और संघ ने अपना एहसास करा दिया है कि संघ अगर चाहेगा तो चुनाव के परिणाम को बदलने की उसकी ताकत है। और संघ अगर चाहेगा तो अयोध्या जैसी सीट पे आप हार जाओगे, ये संघ का परिणाम है। समझना आपको है कि आपको संघ का साथ लेके चलना है, इस संघ को इग्नोर करके चलना है।
अब ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? अंतोगत्वा रास्ता एक ही है, मिलजुल के आगे बढ़ा जाए और संघ को इग्नोर नहीं कर सकते आप। मोहन भागवत का जो वजूद है बहुत ही स्ट्रांग है और उनका जो हिंदुत्व का एजेंडा है अगले 100 सालों का, वो तभी होगा जब 100 सालों की उनकी योजना बनी हुई है। कब कौन कहाँ बैठेगा, इसीलिए उन्होंने कहा था योगी भविष्य के नेता हैं। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि योगी जी की उम्र क्या है, मोदी जी की उम्र क्या है, कल की उम्र में भविष्य का नेता कौन बनेगा, इसकी पूरी प्लानिंग आरएसएस कर चुका है। इसीलिए वो गडकरी को आगे लाना चाहता है, वो योगी को आगे लाना चाहता है, वो देवेंद्र फडणवीस को आगे लाना चाहता है, क्योंकि भविष्य नेता की छाप वो देख रहा है। आज के नेता ये सोच रहे हैं कि हम भविष्य के हम ही नेता बन जाएं, यही सबसे बड़ा अड़ंगा है और यही भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और संघ के बीच में सबसे बड़ी राज का कारण है। दोस्तों, आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल मैं फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपके बीच मौजूद हूँगा। मैं हूँ सतीश श्रीवास्तव। नमस्कार।